चपाटी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू की है उसमें हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में या जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू की है उसमें मानव में श्वसन मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। तो फेफड़े की बाह्य संरचना और फेफड़े की आंतरिक संरचना को मैं पूरी तरीके से अच्छे से क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ। वीडियो कट तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है। अच्छी तरीके से क्या कर चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ। जिसमें आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें पढ़ाऊँगा ब्लड के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे गैसीय विनिमय या गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है और शरीर के सभी भागों में जो ऑक्सीजन है वो जाता कैसे और शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़े में आता कैसे है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ब्लड। तो उससे पहले हमें ब्लड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, जो भी हम लोग शुरू कर रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लड के बारे में, ठीक है ना। तो आई थिंक वीडियो कट नहीं रहा, ठीक है, चलो ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं किसके बारे में, ब्लड के बारे में। तो चलो, हेडिंग पहले से पड़ी हुई है। तो देखो, ब्लड को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दे रहा हूँ कि ब्लड को बॉडी से निकालते कैसे हैं और उसमें टेस्ट कैसे किए जाते हैं, ताकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या और भी कंपोनेंट जो हैं ब्लड को, उसको कैसे ज्ञात किया जाए या प्राप्त किया जाए, ठीक है ना। आज वीडियो इतना चमक क्यों रहा है बोर्ड में, ये नहीं समझ पा रहा है, लिखने पे दिखेगा ना। हाँ दिख रहा है, चलो देखो। मान लो कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, ठीक। मैं क्या हूँ, बीमार हूँ। तो जब भी मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो वो मुझे पहले भेजेगा कहाँ पर, पैथोलॉजी पर, ठीक। कहाँ भेजेगा, पैथोलॉजी पे, पैथोलॉजी। आज बोर्ड कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है यार, चलो दिख तो रहा है फिलहाल, ठीक है ना। कहाँ भेजेगा, पैथोलॉजी। अब जो पैथोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलके बना होगा। पहले को कहते हो पैथो, जो वर्ड आया है कहाँ से, पैथोजेन से, और दूसरा वर्ड है लॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। पैथोजन को हिंदी में बोलते हो रोग जनक, मतलब जो रोग उत्पन्न करते हैं, और स्टडी को तो हिंदी में कहते हो अध्ययन। तो अगर कह दे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों का अध्ययन किया जाता है या रोग फैलाने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहोगे, पैथोलॉजी या रोग विज्ञान, ठीक। तो अगर कह रहा है पैथोलॉजी या रोग विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोग फैलाने वाले जीवों या रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। और इसके अंतर्गत कारण, प्रभाव और लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब, जब मैं बीमार हूँ तो डॉक्टर मुझे जब पैथोलॉजी पे भेजेगा तो वहाँ मेरा इलाज नहीं होगा, वहाँ पर मेरे ऊपर सिर्फ टेस्ट किए जाएंगे, जिससे मुझे जो रोग हुआ है उसका क्या कारण है, उसका मेरे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वर्तमान समय में मेरे शरीर में क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये तीन चीज़ें पता चलेंगी। और वो एक रिपोर्ट बना के देगा और मैं उसको लेके जाऊँगा डॉक्टर के पास, और वो उन तीनों के बेसिस पे, कारण, प्रभाव और लक्षण के बेस पे अब मेरा क्या करेगा, ट्रीटमेंट। तो पैथोलॉजी पे इलाज नहीं होता है, केवल क्या किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। अब क्या करेगा ये पैथोलॉजी पे, इंजेक्शन की सहायता से मेरे बॉडी से क्या निकालेगा, ब्लड। क्या कर रहा है, इंजेक्शन की सहायता से मेरे बॉडी से क्या निकाल रहा है, ब्लड, ठीक है ना। तो इंजेक्शन की सहायता से मेरे बॉडी से निकालेगा वो क्या, ब्लड। और ब्लड को निकालने के बाद एक छोटे से ट्यूब में वो क्या करेगा, भरेगा। उस छोटे से ट्यूब को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब। क्या बोलते हो, उस छोटे से ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, या इसी को हिंदी में कहते हो अपकेंद्रण नली। क्या कहते हो, अपकेंद्रण नली, उसको क्या कह रहे हो, अपकेंद्रण नली। उस ट्यूब में क्या किया, वो भर लिया, और भरने के बाद उसको ऊपर से बंद कर देगा, पूरा एयर टाइट कर देगा ताकि उसमें हवा ना जाए। क्यों, क्योंकि अगर उसमें हवा चली जाएगी तो हवा में होगा ऑक्सीजन, और रक्त को जमने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो वो ब्लड सैंपल उसी में क्या होगा, ट्यूब में जम जाएगा, किसी काम का नहीं होगा, उस पर कोई टेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद तो उसमें किया क्या जाएगा, आगे चल के इसको एक मशीन में डालोगे जिसमें ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, बहुत सारे चैम्बर बनेंगे, 7 से 8, ठीक है ना, जो भी कह लो। उसमें अंदर डालोगे और उसके सामने वाले में भी एक ट्यूब डाला जाएगा जिसमें पानी होगा, ठीक है ना। अगर ब्लड सैंपल और भी होंगे तो दोनों को एक साथ डाल लिया जाएगा ताकि बैलेंस बना रहे। और उसमें एक नीचे मोटर लगा होता है जो इसको बहुत तेज़ी से क्या करता है,
किसी एक दिशा में गोल गोल घुमाता है, जिसका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, बहुत ज़्यादा होगा, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा चक्कर लगाता है। तो इस मशीन को कहते हो सेंट्रीफ्यूगल मशीन, या इसी को कहोगे अपकेंद्रण यंत्र। ठीक, घुमाने के बाद क्या होगा, अब ट्यूब को उसमें से क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे। क्या किया, बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। उस ट्यूब को क्या किया, बाहर निकाल लिया। और जब तुम उसको गोल गोल घुमा रहे थे तो घुमाने की क्रिया को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, या उसी को हिंदी में कहते हो अपकेंद्रीकरण। ठीक, क्या किया हो, सबसे पहले, आज तो गर्मी जान ले रही है यार, पंखा चला नहीं सकते, 1 मिनट, पंखा चलाने से होगा क्या, आवाज़। देखो, मैं बीमार हूँ, मैं गया पैथोलॉजी पे, डॉक्टर इंजेक्शन की सहायता से क्या निकाला, ब्लड, वहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति जो भी है, और उसे एक ट्यूब में डाला, जिस ट्यूब को कहते हो सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब। उसको एयर टाइट किया ताकि उसमें हवा ना जाए और उसमें क्लॉटिंग या रक्त के जमने की क्रिया ना हो। उसके बाद उस ट्यूब को एक मशीन में डाला जिसे कहा गया सेंट्रीफ्यूगल मशीन या अपकेंद्रण यंत्र, और उसको गोल गोल घुमाया, और घुमाने की क्रिया को कहा गया सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीकरण। घुमाने के कारण क्या हुआ, जो तरल पदार्थ है, ठीक है ना, लिक्विड पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, और जो सॉलिड पार्ट है मतलब ठोस अवस्था है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। कट नहीं रहा, नहीं, ये जो तरल पदार्थ है वो आ गया ऊपर, और जो ठोस अवस्था है वो आ गई नीचे। तो जो तरल पदार्थ होता है उस तरल पदार्थ को हम कहते हैं क्या, प्लाज्मा। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक, और जो ठोस अवस्था है उसको कहते हैं कार्पसेल, या इसी को हिंदी में कहते हो कणिकाएं। क्या कहते हो, कणिकाएं। ठीक, और इसको प्लाज्मा को तो प्लाज्मा ही लिखा है, ठीक है ना। तरल अवस्था में जो होगा उसे क्या कहोगे, प्लाज्मा। अब रक्त में जो प्लाज्मा है, ठीक है ना, वो होता है 55%। ठीक, और जो कणिकाएं होती हैं वो हो गई 45%। और कणिकाओं में ही पाई जाएंगी 3 प्रकार की कणिकाएं, जिसको हम लोगों को समझना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलो, कटा नहीं ना, थोड़ा सा कटा क्योंकि मिटाना है, छोड़ो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, सीधे सीधे एक बार और समझा रहे हैं कि मैं हूँ, मान लो मैं बीमार हूँ, तो मैं जाऊँगा कहाँ पर, पैथोलॉजी पर। पैथोलॉजी पर क्या किया जाता है, रोगों के कारण, प्रभाव और लक्षणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसके कारण मुझे वो रोग होने के क्या कारण हैं, मेरे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और मेरे शरीर पर वर्तमान समय में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इन तीनों के बेस पे डॉक्टर मेरा क्या करेगा, ट्रीटमेंट। जिसमें सबसे पहले उस पैथोलॉजी पर क्या हुआ मेरे साथ, इंजेक्शन की सहायता से मेरे बॉडी से क्या निकाला गया, ब्लड। 3 ml या 5 ml की इंजेक्शन होती है, उससे निकाल जाता है। उससे एक ट्यूब में भरा गया जिसे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब या अपकेंद्रण नली। भरने के बाद क्या किया गया, उसे एक मशीन में डाला गया जिसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन या अपकेंद्रण यंत्र। उसके बाद उसको किसी एक दिशा में रोटेट कराया गया, और रोटेट कराने के प्रोसेस को क्या कहते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीकरण। जिसके कारण हुआ क्या कि उस सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में जो लिक्विड या तरल पदार्थ या जल के समान संरचना थी वो ऊपर बैठ चली गई, और जो ठोस अवस्था या सॉलिड संरचना थी वो नीचे बैठ गई। तो जो तरल पदार्थ वाली अवस्था थी उसे कहा जाता है प्लाज्मा, जो रक्त का 55% भाग ग्रहण करता है, और जो सॉलिड पार्ट वाला हिस्सा है उसे कहा जाता है कार्पसेल या कणिकाएं, जो रक्त का 45% भाग ग्रहण करता है। और ये 3 भागों में विभाजित होता है, जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे समझाना है थोड़ा सा ब्लड के बारे में। ठीक, तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के। यार क्या ही बताएं, कब आएगा वो दिन, अब पूछना नहीं कौन सा दिन।
जिसके लिए मेहनत किया जा रहा है। देखो ऐसे पोंछना नहीं पड़ेगा ना, तब एसी लगा होगा। देखो हो ये रहा है कि जो ब्लड है उसको कह रहा हूँ रक्त, क्या है, रक्त में जो कॉर्पसेल थी, ठोस अवस्था थी। पहले तो ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, चलो समझने के लिए। एक को क्या कह रहे थे, प्लाज्मा, जो कितना है 55%। दूसरा है कॉर्पसेल, जो कितना परसेंट है, 45%। ठीक है। अब जो कॉर्पसेल है वो कितने हैं, 3 टाइप के। एक मान लो प्लेटलेट्स, एक हो गया मान लो WBC, और एक हो गया RBC। ठीक, ये 3 टाइप के। तो कॉर्पसेल कितने हो गए, 3 टाइप के। या कॉर्पसेल को हिंदी में क्या कह रहे हो, कणिकाएं। तो रक्त को सबसे पहले 2 भागों में विभाजित कर रहे हो, जिसे प्लाज्मा और कॉर्पसेल कह रहे हो। और रक्त में जो प्लाज्मा है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, और जो तरल अवस्था में है वो कितना परसेंट है, 55। और जो ठोस अवस्था में है वो कितना परसेंट है, 45। छोड़ो यार, सोच के हंसी आ रही है बार बार। फिर कह रहा है जो कॉर्पसेल है या कणिकाएं हैं वो कितनी प्रकार की हैं, 3। एक को कह रहे हो RBC, दूसरे को कह रहे हो WBC, और तीसरे को कह रहे हो प्लेटलेट्स। अब RBC, WBC और प्लेटलेट्स का नाम तो जानते ही हो। इसको कहोगे रेड ब्लड कॉर्पसेल, और इसको कहोगे वाइट ब्लड कॉर्पसेल, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हो, ठीक है ना फिलहाल अभी। दूसरा, कॉर्पसेल की जगह पे कभी कभी क्या लिखा होगा, सेल। यहाँ भी क्या लिखा होगा, सेल। मतलब वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, या रेड ब्लड कॉर्पसेल, या वाइट ब्लड कॉर्पसेल। तो जब भी सेल लिखा होगा तो वो बॉडी के बाहर होगा। जैसे कह रहा है कि मेरी बॉडी में भी ब्लड फ्लो हो रहा होगा, तो मेरी बॉडी में जो RBC है उसे कहेंगे रेड ब्लड कॉर्पसेल। पर इंजेक्शन की सहायता से जो बाहर निकाला गया ब्लड, उसमें जो RBC होगा उसे कहोगे रेड ब्लड सेल। तो बॉडी के बाहर होंगे अगर तो रेड ब्लड सेल या WBC वाइट ब्लड सेल, और बॉडी के अंदर होंगे तो वो उसे कहोगे क्या, कॉर्पसेल। 2 चीज़ें। अब कह रहा है हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और कणिकाएं। ये अभी लिख नहीं रहे क्योंकि नीचे जगह भी फंस जाएगा, क्योंकि मिटाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक ही मैं चाह रहा हूँ एक ही चार्ट पे हो जाए अच्छे से। अब जो RBC है इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, चलो एक एक को पकड़ो पहले। इसका दूसरा नाम है क्या, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो ERYTHRO, एरिथ्रोसाइट्स। तो ये भी 2 शब्दों से मिलके बना है, एक है एरिथ्रो, दूसरा है साइट्स। साइट्स का मतलब होता है सेल, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। तो हमारे ब्लड में जो रेड कलर की सेल्स हैं उन्हें कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स, जिनका एक्चुअल नाम है एरिथ्रोसाइट्स। कहने का मतलब ये है हमारे ब्लड में जो सेल्स हैं उनमें कोई पिगमेंट पाया जाता होगा, लवक, जिसके कारण उसका रंग अलग अलग होगा। तो RBC का दूसरा नाम अगर पूछेगा तो एरिथ्रोसाइट्स कहते हो, ठीक है ना, क्यों, एरिथ्रो मतलब है रेड और साइट्स मतलब सेल। उसके बाद कह रहा है कि जो एरिथ्रोसाइट्स है इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिससे प्रदर्शित करते हो HB से। कहीं पर HB लिखा होगा तो उसका मतलब हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन भी 2 शब्दों से मिलके बना होगा। एक है हिम, जिसका मतलब होता है आयरन, जिसे Fe भी कह सकते हो। और ग्लोबिन जो है ये एक पिगमेंट है। पिगमेंट कहने का मतलब है लवक कहते हो इसको, हिंदी में क्या कहते हो, लवक, जिसका रंग होता है वायलेट या ब्लू, जिसका रंग है कैसा है, वायलेट या ब्लू। देखो RBC उसका दूसरा पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक।
दूसरा नाम अरिथ्रोसाइट्स, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अरिथ्रो, दूसरा है साइट्स। अरिथ्रो मतलब रेड, साइट्स मतलब सेल। तो रक्त में जो लाल रंग की कोशिकाएं हैं उन्हें कह रहे हो अरिथ्रोसाइट्स। और इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसे हिम तथा ग्लोबिन कहते हैं। हिम का मतलब है आयरन, जिसे Fe से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसका रंग कैसा होता है, वायलेट या ब्लू। इसीलिए जब कोई व्यक्ति जहर खा के मर रहा है या पॉइजन से मर रहा है तो उसके शरीर नीला पड़ने लगता है। नाखून हो गए, होठ हो गए, ये सब कैसे होते हैं, नीले पड़ जाते हैं। किसी व्यक्ति को जहर दिया जाता है तो, या किसी व्यक्ति को सांप काट लिया तो उसके बॉडी में जो पॉइजन फैल जाता है उसके कारण भी उसके नाखून और होठ कैसे होते हैं, नीले हो जाते हैं। क्योंकि हीमोग्लोबिन में से आयरन क्या होता है, अलग हो जाता है, तो उससे पता चलता है। ठीक है ना। दूसरा, हीमोग्लोबिन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हो, Hb से। इतना ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 100 ml ब्लड को हम ले लें, 100 ml क्या ले रहे हो, ब्लड, तो उसमें 12 से 18 ग्राम क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है ना। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, या एकदम जान लो, गर्मी जान ले लो, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Hb से। तो हीमोग्लोबिन का काम ये है, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन जो फेफड़े में पहुंचता है उसको शरीर के सभी भागों में क्या करना, पहुंचाना। किसके समय, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन या श्वसन आप समझ रहे होगे, फेफड़े से वायु को वायु को कह रहे हैं, ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाना और वहाँ से वापस ले आना, उस क्रिया को क्या कहते हो, रेस्पिरेशन। तो श्वसन या रेस्पिरेशन की क्रिया के समय फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक। तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन परिवहन, जिसमें हीमोग्लोबिन का एक कण ऑक्सीजन के 4 कणों को लेकर एक स्थान से कहाँ जाएगा, दूसरे स्थान पे। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। चलो फिलहाल अब ठीक हो गया होगा। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के 4 कणों को लेके जा ही रहा है। अब इसी समय अगर देखा जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कहीं पर 120 से 128 लिखा है, तो वो भी पूरी तरीके से क्या है, सही है, पर एनसीईआरटी एज को मानो तो 120 ही लिखा है, तो फिलहाल उसी के हिसाब से चलना। तो जो आरबीसी है उसका दूसरा पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्प सेल या रेड ब्लड सेल्स, दूसरा नाम अरिथ्रोसाइट्स या रेड सेल उसे भी कह सकते हो। उसमें पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हो Hb से। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें है हिम का मतलब आयरन और ग्लोबिन का मतलब है वो एक पिगमेंट है या लवक है जिसका रंग वायलेट या ब्लू होता है, नीला होता है या बैगनी। और 100 ml ब्लड में 12 से 18 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य हो गया ऑक्सीजन परिवहन, मतलब शरीर के सभी भागों में श्वसन की क्रिया के समय ऑक्सीजन को ले जाना। और दूसरा, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, निर्माण, तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, कट नहीं रहा, लाल अस्थि मज्जा में। हड्डियों के बीच जो खोखला भाग होता है शरीर की लंबी हड्डियों के बीच, उसमें बनता है। ठीक है ना। ये बोन मैरो वगैरह हम बाद में समझा देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग वाइट ब्लड सेल्स या WBC पे। तो जैसे WBC को पूरा वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, तो इसका भी अब क्या होगा, दूसरा नाम, जैसे इसका नाम था तो इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। साइट्स का तो वही मतलब है सेल, और ल्यूको का मतलब है कलरलेस, रंगहीन। तो रक्त में जो रंगहीन या कलरलेस कोशिकाएं हैं उन्हें कहते हो श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है ना। तो सफ़ेद को कलर या रंग नहीं माना जाता है, वाइट को, इसलिए इसे क्या कह रहे हो, ल्यूकोसाइट्स या कलरलेस सेल। ठीक। अब इसी का एक टाइप है सेल का जिसको कहा जाता है T4। टी का मतलब है टाइप, 4 लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। लिम्फ मतलब वही है, ठीक है ना, कलरलेस, और साइट्स मतलब सेल। तो ल्यूकोसाइट्स का एक टाइप है T4 लिम्फोसाइट सेल। ये हमारे शरीर का इम्यूनिटी
या प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करता है। हमारे शरीर का क्या मजबूत करेगा? प्रतिरक्षा तंत्र। मतलब रोगों से लड़ने में, या जीवाणुओं से, या विषाणुओं से, या प्रोटोजोआ से, फंगस से, मतलब जिनसे भी बीमारियां हो सकती हैं उनसे लड़ने में क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कौन विकसित करता है? WBC की T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसी की कमी के कारण हम रोगों से क्या होते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। इसका जीवन काल अगर कहेगा तो इसका जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। ठीक। और अगर पूछेगा इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है वाइट बोन मैरो में, वाइट बोन मैरो, श्वेत अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? श्वेत अस्थि मज्जा में। ठीक, कटा नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, प्लेटलेट्स पे। इतनी जानकारियां हाई स्कूल के लिए काफ़ी हैं। प्लेटलेट्स को दूसरा नाम देते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट सेल। क्या नाम देते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स सेल। थ्रोम्बो मतलब होता है क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग को हिंदी में कहते हो जमना, और साइट्स का मतलब सेल। तो वह कोशिकाएं जो रक्त के जमने में सहायता प्रदान करती हैं उन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट सेल या कणिकाएं। ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो थ्रोम्बोसाइट सेल होती हैं या कणिकाएं हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और प्रोटीन की सहायता से, फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहते हैं, की सहायता से रक्त के जमने में क्या करती हैं? सहायता प्रदान करती हैं। और इनका भी फॉर्मेशन कहाँ होगा? बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में। ठीक। और इनका भी जीवन काल कितना है अगर पूछ लिया तो लगभग 15 दिन इनका क्या हो जाएगा? जीवन काल। तो इतनी चीज़ें हैं ब्लड में। और जब हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों से कैसे जाता है, और वो ऑक्सीजन फेफड़े से शरीर के सभी भागों में कैसे जाता है, आता रहता है, उसके बारे में, तो इन सब का हमें करेगा काम। तो इसीलिए हम ब्लड को थोड़ा सा आप लोगों को पहले समझा दिए। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है ना। हुआ क्या है देखो, सबसे पहले मैं पढ़ा हूँ बीमार। ठीक है। बीमार पड़ने के टाइम में मान लो मुझे हो गया पथरी, दर्द उठा इतनी टाइम रात को, और मैं गया कहाँ पर? डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला कि दर्द हो रहा है, जाओ पैथोलॉजी पे और टेस्ट करा के आओ। इधर नहीं, इधर हुआ है पथरी। ठीक है। कहाँ पे? टेस्ट करा के आओ। तो मुझे कि भेजा पैथोलॉजी पे। डॉक्टर मेरा टेस्ट किया, एक रिपोर्ट बना के दे दिया। तो जहाँ पे मेरा जांच हुआ उसे बोला गया पैथोलॉजी। वहाँ पे मुझे कारण पता चला, प्रभाव पता चला और लक्षण पता चला। कारण ये पता चला कि मुझे पथरी हो गई है इसलिए मैं बीमार पड़ रहा हूँ। प्रभाव ये पता चला है कि अब मैं सीरियस थोड़ा ज़्यादा बीमार होने वाला हूँ। कहाँ पे है कहाँ नहीं है ये अलग चीज़ है, चलो किडनी में है। और प्रभाव ये हो गया कि मुझे दर्द हो रहा है। तो कारण प्रभाव लक्षण पता चले पैथोलॉजी पर। अब वो रिपोर्ट लेके मैं गया डॉक्टर के पास। खैर छोड़ो, इलाज होता रहेगा। तो पैथोलॉजी पे ब्लड सैंपल निकाला गया, पथरी नहीं हुआ। पथरी में ब्लड सैंपल का क्या काम है? ब्लड सैंपल निकालने के बाद क्या किया गया? उसको एक मशीन ट्यूब में इकट्ठा किया जिसे कहा गया सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब। एक मशीन में डाला जिसे कहा गया सेंट्रीफ्यूगल मशीन। उसको गोल गोल घुमाया, घुमाने को कहोगे सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीकरण, जिसके कारण तरल पदार्थ ऊपर बैठ गया और ठोस पदार्थ नीचे। तरल पदार्थ को कहते हो प्लाज्मा, जिसकी मात्रा कितनी होती है? कहाँ लिखे हो? यहाँ पर 55%। और जो ठोस अवस्था होती है उसे कहते हो क्या? कॉर्पसेल, जिसकी मात्रा होती है 45%। और जो कॉर्पसेल है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे कहते हो क्या? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। यहाँ पे है। ठीक। जो RBC है वो कितना है, सॉरी उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। WBC का जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन। और प्लेटलेट्स का या कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 15 दिन लगभग। जो RBC है उसे पूरा क्या कहते हो? रेड ब्लड सेल या कॉर्प सेल, जिसका दूसरा नाम है अरिथ्रोसाइट्स, जो 2 शब्दों से मिलकर बना होगा जिसे कहते हो अरिथ्रो, और दूसरे को कहते हो साइट्स। अरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब सेल। तो रक्त में जो लाल रंग की कोशिकाएं हैं उन्हें कहते हैं अरिथ्रोसाइट्स। या इनमें कह रहा है पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिससे रिप्रेजेंट करते हो या प्रदर्शित करते हो HB से।
जिस जो दो शब्दों से मिलकर बना होगा, हिम और ग्लोबिन। हिम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन का मतलब है पिगमेंट या एक लवक है जो बैंगनी या नीले रंग के होगा। और हमारे 100 ml ब्लड में 12 से 18 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम है श्वसन की क्रिया के समय ऑक्सीजन के 4 कणों को लेकर शरीर के सभी भागों में जाना। और इसका निर्माण होगा कहाँ पर, लाल अस्थि मज्जा में। अगला, WBC का जीवन काल 4 से 5 दिन, जिससे का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्पसेल या व्हाइट ब्लड सेल, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट दो शब्दों से मिलकर बना होगा, ल्यूको मतलब कलरलेस, साइट्स मतलब सेल, रंगहीन कोशिकाएं। तो ब्लड में जो रंगहीन कोशिकाएं होने कह रहा हो, WBC। इसका एक टाइप है टाइप 4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं। ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करती हैं, जिससे हमें रोगों से लड़ने में या रोगाणुओं से या रोग फैलाने वाले जीवों से क्या होती है, सुरक्षा। इसीलिए ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करती हैं। और ये बनती हैं व्हाइट बोन मैरो में या श्वेत अस्थिमज्जा में। ठीक। और तीसरा है प्लेटलेट्स, जिनका जीवन काल है 15 दिन लगभग, और इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, जिन्हें क्लॉटिंग सेल भी कहा जाता है, जो रक्त के जमने में सहायता प्रदान करती हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन और प्रोटीन की आवश्यकता होती है कुछ। और इनका निर्माण होता है बोन मैरो में या अस्थिमज्जा में। ठीक है ना। प्लेटलेट्स का जो अमाउंट है वो 1.5 से 1.5 से 4.5 लाख होता है। कितने में, पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। ठीक है ना। और जो WBC की संख्या होती है वो 5 से 11 हज़ार होती है। कितनी होती है, 5 से 11 हज़ार होती है। कितने ब्लड में, 1 मिलीलीटर क्यूब ब्लड में, और वो 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। तो इतनी संख्या होती है। ठीक है ना। तो चलिए, समझ में आया होगा अच्छे से। फिर मिलेंगे कभी क्या, अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।